जी हाँ, चलिए तैयार हो जाते हैं। आप जल्दी ही परीक्षा आपके टेस्ट लिखने वाले हैं गूगल फॉर्म पे। तो देखिए, आपके पोर्शन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, इस तरह की बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपना नाम लिखिएगा सही, अपनी क्लास लिखिएगा, कक्षा और सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। तो भाई आप ध्यान रखिए, आपका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, आप किस क्लास में हैं, कौन से सेक्शन में हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आपका रोल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो है अच्छे ढंग से प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और उसके बाद सही जो ऑप्शन दिया गया है, जो आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन सही है, आप उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको अभी नहीं आ रहा है समझ में ना, आप उसके लिए टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप अगले पर बढ़ जाइए। और आप लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखिए, आप अपने मन में ध्यान में रख लीजिए कि आपने कौन से प्रश्न को छोड़ा है और आगे बढ़े हैं। आगे बढ़िए, जो आपको आसानी से आ जा रहे हैं ना, आप उन प्रश्नों का उत्तर लिखते जाइए। लिखना क्या है, आपको टिक ही करना है। उसके बाद आप अंत में फिर उसे देखिए जिस प्रश्न को आपने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि वो आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा था, डिफ़िकल्ट लग रहा था। अब आप उस पर बचा हुआ समय थोड़ा लगाइए और जो ऑप्शन आपको लगे कि हाँ ये सही होगा, आप उसे टिक कर दीजिए और फिर अच्छे से एक बार चेक करने के बाद सबमिट कर दीजिए। एक बात मैं बता दूं आपको, ध्यान रखिए, आपको पोर्शन में जो भी लेसन दिए गए हैं, आप उनका नाम और उसके लेखक का नाम, या कविता है तो कवि का नाम अच्छे से ज़रूर याद रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। और आप पढ़े हैं वो पार्ट, वो लेसन, तो आपको उसका नाम याद तो होना ही चाहिए। एक बात और है, आप पार्ट ना ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि बीच से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और उसका उत्तर आपको सटीक और सही देना है, कम से कम शब्द में। चूँकि शब्द वहाँ पे दिए गए हैं, आप उन्हें टिक करना है। तो मैं तो यही बताऊँगा आपको, आप जो भी कविता है या कहानी है, आप उसे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार, हर पंक्ति को, हर शब्द को अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी बात यह है, जितने शब्दार्थ दिए गए हैं ना, वर्ड मीनिंग, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तीसरी बात है, ध्यान दीजिएगा, लेसन रिलेटेड ग्रामर आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। पाठ के पीछे जो ग्रामर दिया गया है ना, जहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं, देखिए प्रश्न दिया गया है, कई जगह जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं आपकी रीडर में भी, तो आप वहाँ पढ़िए, समझिए और याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक अच्छी बात यह है, अगर कक्षा में, क्लास में आपके अध्यापक, आपके टीचर ने जैसा बताया है, आप उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसा वो बताए हैं उस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और सही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न आता है आपसे पूछा जाए कि नृत्य का सही अर्थ क्या है, तो मैं बता दूं, नृत्य का सही अर्थ है नाच। उसके बाद है, मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सौरभ का अर्थ क्या है, तो सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, उत्तर एक ही सही है, तो सौरभ का अर्थ होगा सुगंध। कतार का अर्थ क्या है? कतार का सही अर्थ क्या होगा? तो पंक्तियाँ। अब पंक्तियाँ की स्पेलिंग आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है अनोखा का सही अर्थ क्या है? उसके बाद है, ध्यान दीजिए कि वर्षा को बहार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? धरती की शोभा किस पर निर्भर है? वर्षा बहार कविता के कवि कौन हैं? वर्षा होती है तो कौन गरजते हैं? कौन सबके मन को लुभा लेते हैं? बारिश के समय कौन चमकती है? ताल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसान का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेढक का पर्यायवाची शब्द क्या है?
ध्यान दीजिएगा, उस पाठ में चाहे कविता है या कहानी है ना, उस पाठ में जो शब्द आए हैं उन्हीं से संबंधित ग्रामर जो आपके एक्सरसाइजेस में नहीं है ना, वो भी पूछा जा सकता है। क्योंकि व्याकरण, चूँकि ध्यान दीजिएगा, व्याकरण यानी आपका जो टेस्ट लिखा जा रहा है ना, आप जो लिखने जा रहे हैं ना, आपको जो पोर्शन दिया गया है, आपके अध्यापक ने आपको जो जो बातें बताए हैं ना, आप ध्यान रखना, आपके अध्यापक उससे 1 या 2 मार्क्स की बातें जो है ग्रामर से संबंधित वो कुछ दूसरा पूछ सकते हैं। अब ध्यान देना है, ये उन्होंने आपको जो कुछ भी बताया है उस पर आधारित आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो 1 या 2 नंबर के लिए आपको अतिरिक्त ज्ञान की ज़रूरत होती है, जो सामान्य होता है, जनरल होता है, वो लगभग आपको आता है। अगर नहीं आता है तो वो आना चाहिए। यही सोच करके आपके अध्यापक 1-2 अंक के प्रश्न अतिरिक्त देते हैं, जो शायद उन्होंने आपको नहीं बताया है, लेकिन हाँ वो मानते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि हमारे विद्यार्थियों को ये आता होगा, आना चाहिए। तो आप तैयार रहें। अगर आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना आपकी परीक्षा में, आपके अध्यापक ने नहीं बताया है, तो आप उस बात के लिए अध्यापक को दोषी न ठहराएं। अध्यापक इस अंदाज़ा से आपसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, मैंने इनको 1 बताया है, 2 बताया है, तीसरे का उत्तर ये पहले और दूसरे के आधार पर दे सकते हैं। और परीक्षा का टेस्ट लेने का सही तरीका यही होता है, सही मूल्यांकन यही होता है कि हम 1, 2, 3 तरीके आपको बताते हैं, चौथा तरीका आपको पहले, दूसरे और तीसरे के आधार पर खुद निकालना होता है। और ज्ञान का सही ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि हम आपको 1, 2, 3 बातें बताते हैं, तो आपको चौथा हम आपसे जानना चाहते हैं कि हाँ आप चौथा तरीका खुद बताइए, और आपको बताना भी चाहिए। तो ध्यान रखिए। इसी तरह आपके जितने भी लेसन हैं ना, आपको उस आपके पोर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको अगला लेसन दिया गया है अगर सहमी मात, तो सहमी मात पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विजयदान देथा। आप इनकी स्पेलिंग अच्छे से समझ लीजिएगा, स्पेलिंग क्या है और उसके कौन कौन से पात्र हैं। तो भाई एक बूढ़े चौधरी हैं जो लकड़ी बेचने के लिए शहर गए हैं। क्या बेचने के लिए गए हैं? उनकी गाड़ी में क्या रखा था? चौधरी के बेटे कितने थे? कौन सा बेटा सबसे चालाक था? सेठ कैसा था? सेठ का व्यवहार कैसा था? सेठ और चौधरी दोनों में अच्छा व्यक्ति कौन था? कौन किसको ठग लेता है? कौन किसे किस प्रकार ठगता है? फिर सेठ से बदला लेने कौन जाता है और बदला कैसे लेता है? फिर सेठ ने दंड के रूप में क्या दिया, कितना दिया, माफ़ी मांगा, कैसे मांगा, इसमें आता है नाक रगड़ना। उसने नाक रगड़ा कि नहीं रगड़ा, क्यों रगड़ा या रगड़ा तो कितनी बार रगड़ा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप पाठ अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और जो बातें की गई हैं ना, लगता है आपको कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए और ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। पढ़ते समय आपको लगेगा और पढ़ाते समय आपके अध्यापक ने बताया भी होगा। मैं ऐसा बताता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ते समय हम बताते हैं कि यह पंक्ति जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। पूछी जाएगी ये ज़रूरी नहीं है, पूछी जा सकती है। हम हर इम्पॉर्टेंट बात को कक्षा में पढ़ाते समय बोलते जाते हैं और पूछना तो होता है, हम पूछते भी हैं, लेकिन सारी बातें नहीं पूछते हैं। उसमें से कुछ बातों को हम ज़रूर पूछ लेते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी पढ़ रहे हैं ना आप अपने अध्यापक के साथ, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। कक्षा में ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। आजकल देखिए, फिलहाल बता दूं आपको, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बच्चे जो है क्लास में ज्वाइन होने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बार बार आवाज़ लगाने पर उनका कुछ उत्तर ही नहीं होता है, अपना कैमरा बंद कर देते हैं। कई लोगों को हमने देखे कि भाई किसी और काम में मगन होते हैं या कुछ खाते पीते हुए दिखते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। तो
आपका जो काम है ना आसान हो जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आपका या हमारा हम जो काम करते हैं ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा पूरा ध्यान उस पर है तो वो काम बहुत अच्छा होगा। आशा है मैंने जो प्रयास किया आपकी कुछ मदद हुई होगी। अगर आपको मेरे प्रयास से 1 या 2 मार्क्स के भी प्रश्न अगर आ जाते हैं तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा, क्योंकि हमने आपको सही तरीका बताया है। करना आपको है। अगर आप उस तरीके से काम करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको जहाँ जाना है पहुँच जाएंगे। और कहा गया है अक्लमंदे इशारा काफ़ी, यानी अक्लमंद के लिए थोड़ा सा इशारा ही काफ़ी होता है। मैं आपको थोड़ा ही इशारा कर सकता हूँ, बाकी सारा काम आपके ऊपर है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा इतना ही। ऑल द बेस्ट, आपकी मंगलमय कामना, आपको अच्छे अंक आएँ। जय हिंद, जय हिंदी।